सदर, मेहमान खुसूसी ख़वातीन व हज़रात, मेरा मकाला खासा तवील है। इक़्तिबासात को मैं नज़रअंदाज कर दूँगी, सिर्फ सरसरी सा जायज़ा यहाँ लूँगी कि तंज़ व मिज़ाज के फ़रोग़ में ख़वातीन ने क्या हिस्सा अदा किया। उर्दू में तंज़ व मिज़ाज निगारी की रिवायत बहुत क़दीम है और हर दौर में औरत को अपने तंज़ व मिज़ाज का मौजू बनाया गया, लेकिन ख़वातीन ने इल्म अदब के मैदान में बहुत देर से कदम रखा, जिसका लाज़मी नतीजा ये निकला कि वो मर्दों को हदफ न बना सके। जाफ़र जतली, मोहम्मद शाकिर नाजी, सौदा इंशा रंगीन और नज़ीर अकबर आबादी के ज़माने में तंज़ व तमस्कुर के ज़रिए समाज की बुराइयों को मंज़र-ए-आम पर ला रहे थे। हैदराबाद की अदबी तारीख में एक मशहूर साहिब दीवान शायरा मालका बाई चंदा का नाम उभरता है, जो अपनी हाज़र जवाबी और शौक़ी की वजह से बहुत पसंद की जाती थी। इसकी शायरी में भी शौक़ी और शिगुफ्तगी के नमूने मिलते हैं, लेकिन उन्हें तंज़ व ज़राफ़त के खाने में रखना मुश्किल है। अवध पंच के तंज़निगारों ने सियासी, समाजी और तहज़ीबी मसाइल को अपने तंज़ व मिज़ाज का जो निशाना बनाया, उसके असरात आने वाले दौर में ख़वातीन की तहरीरों में झलकते हैं। 1877 ईस्वी यानी अवध पंच के इजरा के बाद से ख़वातीन में बेदारी की लहर उठी। सर सैयद की तालीमी तहरीक का असर मर्दों के अलावा ख़वातीन पर भी हुआ। तालीम की अहमियत और इफादियत को आमतौर पर तस्लीम किया गया और एक बड़े तबके ने अंग्रेज़ों की तर्ज़ माशरत को अपनाना भी शुरू कर दिया। ख़वातीन में पर्दा तर्क करने का रुझान पैदा होने लगा और वो समाजी कामों में दिलचस्पी लेने लगी। चुनांचे 1900 ईस्वी के लगभग ख़वातीन के रिसाले मुल्क के गोशे गोशे से शाये होने लगे, जिनका मुत्तफ़िक़ा नस्बुल ऐन ये था कि हिंदुस्तानी औरत अपनी मौजूदा हालत से कुछ ज़्यादा तरक्की करे और इस काबिल हो जाए कि उसे तरक्की याफ्ता औरत की हैसियत से पेश किया जा सके। इन रसाइल की एक तवील फहरिस्त है, इनमें हफ्तावार भी है, माहनामे भी और दो माही भी। इन रिसालों के अलावा ख़वातीन की मुख्तलिफ अंजुमनें भी कायम होने लगीं। चुनांचे 1919 ईस्वी में हैदराबाद में अंजुमन ख़वातीन वतन और 1928 में दिल्ली में ख़वातीन की एक अंजुमन नवाब सरदार जहां की सदारत में कायम हुई। इन अंजुमनों के क़याम का मकसद ख़वातीन में इल्म अदब के ज़ौक़ को आम करना और उनकी इस्लाह भी था। इस तरह की अंजुमनों ने ख़वातीन में अदबी ज़ौक़ की तरबियत की और अदबी इज़हार के मुख्तलिफ सांसों की तरफ मुतवज्जिह किया। चुनांचे ख़वातीन ने शेर व अदब की दूसरी असनाफ़ के साथ तंज़ व मिज़ाज की तरफ भी तवज्जो की। ख़वातीन की तंज़ व मिज़ाज निगारी के अव्वलीन नमूने 1900 ईस्वी के लगभग मिलते हैं। रोशन बेगम में अक्सर जगहों पर मज़ाहिया सिचुएशन नज़र आती है। 1900 से 1947 और फिर 47 से मौजूदा दौर तक ख़वातीन तंज़ व मिज़ाज निगारों को दो ज़ुमरों में तक़सीम किया जा सकता है। इनमें बाद ख़वातीन तो वो हैं जिन्होंने सिर्फ तंज़ व मिज़ाज को ही अपना मौजू बनाया। इसके अलावा इस दौर में एक कसीर तादाद उन ख़वातीन की भी मिलती है जो या तो नावल निगार हैं या फिर अफ़साना निगार। उनके यहाँ तंज़ व मिज़ाज मक़सूद बिज़ात नहीं है, बल्कि एक जुज़वी हैसियत का हामिल होता है। इन ख़वातीन की तंज़ व मिज़ाज निगारी महज़्ज़ब और शाइस्ता अंदाज में है। इन तहरीरों का बुनियादी मकसद समाजी इस्लाह और घरेलू माहौल की खराबियों को दूर करना था। इनकी शगुफ़्ता मिज़ाज निगारी में तंज़ के तेज़ नश्तर भी हैं। ख़वातीन ये बखूबी समझने लगी थी कि मिज़ाज सिर्फ हंसी ठटोल की बात नहीं है, बल्कि हंसी, ज़राफ़त और तंज़ के ज़रिए समाज की खामियों को उजागर करके उन्हें दूर किया जा सकता है। आमिना नाज़री, आसिफ जहाँ, जहाँबानो नक़वी और इस्मत चुग़ताई ने तंज़ व मिज़ाज को अपना मौजू बनाया और उनके मज़ामीन के मजमूए भी मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं। आमिना नाज़री का शुमार उन ख़वातीन में होता है जो अफ़साना निगार थीं, लेकिन जिन्होंने तंज़ व मिज़ाज निगारी के मैदान में भी अपने गहरे नक़ूश छोड़े हैं। उनके ड्रामों और ख़ाकों के एक मजमूआ दोशाला मंज़र-ए-आम पर आ चुका है। यहाँ मैं मुख्तसर कर रही हूँ और हवाला भी छोड़ रही हूँ। मिज़ाज निगार ख़वातीन में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की भांजी आसिफ जहाँ बेगम का नाम भी अहमियत का हामिल है। इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। इनके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ गुल-ए-ख़ंदा के नाम से शाया हो चुका है। इस किताब का तारुफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा है। उनकी राय की रोशनी में ख़वातीन मिज़ाज निगारों में आसिफ जहाँ बेगम का मक़ाम मुतय्यन करने में मदद मिलती है। यहाँ मैं मुख्तसर सा इक़्तिबास दे रही हूँ। फ़रतुल्लाह बेग की राय है, हम समझते थे कि मज़ाहिया मज़ामीन लिखना सिर्फ मर्दों ही का हिस्सा है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि सिन्फ़ नाज़िक भी हमारी हिस्सेदार बन गई है। बल्कि यूँ कहो कि सिन्फ़ नाज़िक बनने से कबल ही लड़कियों ने हमारे माल पर डाका डालना शुरू कर दिया है। आप भी इन मज़ामीन को देखिए, ये हैं क्या चीज़। हम मजाक से मतलब किसी हंसी की बात पर हंसना लेते थे, मगर यहाँ हर फ़िक़े में छुट्टियाँ ली गई हैं और मज़ा ये है कि हर फ़िक्रे पर बजाय रोने के हंसी आती है। ये आसिफ वाकई खूब लिखती है। आसिफ जहाँ तंज़ व मिज़ाज के ज़रिए समाज की कमज़ोरियों को खूबसूरती के साथ निशाना बनाती हैं, कभी वो किरदार नवीसी के ज़रिए तंज़ करती हैं और समाज के दुखी रगों पर हाथ इस खूबी से हाथ रखती हैं
کہ خالی بے اختیار سڑک اٹھتا ہے۔ عصمت چغتائی بہترین انشا پرداز، ناول نگار اور افسانہ نویس ہیں۔ طنز و مزاح ان کی ہر تحریر میں موجود ہوتا ہے۔ ان کے مزاح کے مختلف انداز ہیں، کبھی وہ واقعات کے تسلسل اور کردار کی حرکات و سکنات کو فکری طور پر اس طرح پیش کرتی ہیں جس سے مزاح کا پہلو نکل آتا ہے، کبھی نشتر چبھونے والے تیز طنز کے ذریعے مزاح کا سامان فراہم کرتی ہیں، ناولٹ ضدی ہو یا ناول ٹیڑھی لگی، یا ان کا افسانہ پنکچر یا ان کا خاکہ دوزخی، ان سب میں یہ پہلو نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی انفرادیت انتخابناک ہنسی میں ہے، وہ مسکراہٹ اور خیخ جن میں درد شامل ہوتا ہے اور قاری پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جامعہ عثمانیہ کی پروفیسر جامع بانو نقوی کا شمار بھی اس اولین دور کے طنز نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے یہاں طنز ہلکے تبسم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں بانو نقوی کا انداز چٹکیوں والا ہے، ان کے طنز یا مضامین کا مجموعہ فتراک شائع ہو چکا ہے، ان کا عالمانہ رنگ ان کی تحریروں میں چھلکتا ہے۔ اس زمانے کی خواتین میں وحیدہ نسیم کا بھی شمار ہوتا ہے۔ وحیدہ نسیم کی مزاحیہ کلام کا مجموعہ تبسم حیات کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس میں مختلف موضوعات پر نظریں ہیں۔ کالج کے زمانے میں ہاسٹل کی زندگی کے تجربات سے ان کی شاعری کو نئے نئے موضوعات عطا کیے۔ کہیں ہاسٹل سے گیہوں غائب ہو جانے کا ذکر ملتا ہے تو کسی نظم میں ہاسٹل کی پابندی اور انتظامیہ کی بدنظمی کا گہرے طنز کے ساتھ مذاق اڑایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے سیاسی، سماجی اور معاشرتی بے اعتدالیوں کو بھی اپنے طنز و تنزل کا نشانہ بنایا ہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان چلی گئیں، شعر و شاعری کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ وحیدہ نسیم کی شاعری میں پہلے کے مقابلے میں مزاح کم اور طنز کی تلخی تیز ہو گئی ہے۔ ان کے یہاں کراچی کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی مسائل پر کئی نظریں ملتی ہیں، جن میں قابل ذکر قلت آب اور کراچی، تہذیب حاضر علما اور قومی نمائش کی بس ہیں۔ حجاز امتیاز علی، حاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور کو بنیادی طور پر افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں طنز و مزاح کے خوبصورت نمونے بھی ملتے ہیں۔ حجاز نے اپنی تحریروں میں جہاں مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو شگفتگی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ خدیجہ مستور اور حاجرہ مسرور کے یہاں افسانوں میں طنز کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ وہ واقعات اور کردار کے ذریعے مزاح کا رنگ پیدا کرتی ہیں اور سماج کی کوتاہیوں کو عریاں کرنے کے لیے طنز کا پرایا اختیار کرتی ہیں۔ رضیہ قرشی احمد ناول نگاری کے علاوہ انشائیہ نگاری میں بھی اپنا ایک منفرد اسلوب رکھتی ہیں۔ ان کے انشائیوں میں طنز و مزاح کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ ان کی انشائیہ مولوی عبدالغفار مالگاری اور کاتب کا خط کاتب تقریر کے نام طنز کی خوبصورت مثالیں ہیں۔ میزان اور پڑوسی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا طنز و مزاح سے بھرپور مضامین ہیں۔ نسیمہ بنت سراج کی مزاحیہ اور طنزیہ کالم پاکستان کے روزناموں میں شائع ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ان کے کالموں کا مجموعہ ہے جو کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ خواتین شاعر، افسانہ نگار اور ناول نگار کی ایک بڑی کھیپ دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ چنانچہ اس دور میں خواتین کی ہدایت میں شائع ہونے والے رسائل کی بہتات اس بات کا ثبوت ہے۔ ان میں چند ایک نام جو اس دور کے رسائل میں زیادہ نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں: صالحہ بیگم مخفی، واب صدید، وجیہ النساء محجبی، شہناز بیگم مدنی، شاہین، قیصر احمد، سیدہ زہرا رضویہ، وسیم بانو بھوپالی، پیرزادی، حمیدہ بانو اور سیدہ مظہر وغیرہ۔ یہ تمام خواتین طنزیہ اور مزاحیہ مضامین لکھتی ہیں، شعر کہتی تھیں اور اپنے زمانے کے علمی اور ادبی حلقوں میں خاص مقام رکھتی تھیں۔ ان کے طنزیہ و مزاح کے موضوعات میں یکسانیت تھی۔ مغربی تہذیب کے مضر اثرات کی طرف شہناز بیگم مدنی نے اپنی نظموں میں لطیف اشارے کیے ہیں۔ واب صدید نے اردو ادب کے مزاحیہ کرداروں میں ایک نئے کردار بوا فانسی کا اضافہ کیا ہے۔ اس کردار کے ذریعے انہوں نے اپنے مضامین میں روزمرہ زندگی کی بدعنوانیوں اور غیر متوازن طرز زندگی کا مذاق اڑایا ہے۔ ان تمام خواتین کے طنز و مزاح سے بھرپور مضامین اس زمانے کے رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواتین موجودہ دور کے طنز و مزاح نگار خواتین سے کچھ کم نہیں ہیں۔ طنز و مزاح آج زندگی سے عبارت ہے۔ مزاح نگار اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ اچھا طنز نگار ہنسی ہنسی میں سماج کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ کر معاشرے کی کوتاہیوں کے خاتمے کو اپنا مقصد قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ایک عام بات جو اس زمانے کے خواتین طنز و مزاح نگاروں میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن معاشرتی عدم توازن، ناآسودگی، تہذیبی بحران، معاشی الجھنیں، سماج میں اونچ نیچ، توہمات اور مذہب کے نام پر استحصال، ان تمام امور سے باخبر ہیں اور اس پر سنجیدگی سے غور بھی کرنے لگی ہیں۔ اسی لیے ان کے خیالات میں گہرائی ملتی ہے اور ظرافت کی حیثیت سی لہر۔ سچ پوچھیے تو ان کے یہاں طنز زیادہ ہے اور مزاح کم۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین میں حصے مزاح کی کمی ہوتی ہے اور ان کے طنز کی کاٹ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان خواتین نے بڑی ذہانت کے ساتھ اپنے معاشرے کے کمزور پہلوؤں اور کرداروں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔
इस दौर के सीनियर लिखने वालों में सलमा सिद्दीकी, शफीका फरहत और सरवर जमात पाशा हैं। सलमा सिद्दीकी को मिज़ाह-निगारी विरसे में मिली है। तो महज ख्याली अफसाने नहीं लिखती बल्कि वाक़यात बयान करती हैं। उनकी ज़राफ़त वाक़यात की ताबे होती है जिसमें उनके गहरे मुशाहिदे की झलक मौजूद रहती है। सिकंदरनामा उनका पहला मिज़ाहिया नॉवलिस्ट है। चचा छक्कन, हाजी बबलोल और काजीजी के साथ बदायूं वाले सिकंदर का नाम लिया जा सकता है, जो अपने अंदर बुद्धूपन के बेपनाह ख़ुसूसियात रखता है, लेकिन लाइज़ी में वो सारी दुनिया को अपने मुकाबले में बुद्धू समझता है। सिकंदरनामा के अलावा सलमा सिद्दीकी ने बेशुमार मज़ाहिया मज़ामीन और क़ासे लिखे हैं। शफीका फरहत का ताल्लुक नागपुर से है, मगर आजकल वो भोपाल में शोबे उर्दू में प्रोफेसर हैं। वो ख़वातीन और बच्चों के लिए किरने नाम से एक रिसाला निकाला करती थीं। इसमें वो तंज़ीह और मज़ाहिया मज़ामीन लिखा करती थीं। उनके मज़ाहिया मज़ामीन के 2 मजमूए भी शायर हो चुके हैं। सर अहमद जमाल पाशा की बेगम सरवर जमाल पाशा के तंज़ीह मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ कुमार गंदम मंजर आम पर आ चुका है। जिंदा दिनाने हैदराबाद की सालाना कॉन्फ्रेंसों और रिसाले शुगुफा के जरिए जो नए लिखने वाली ख़वातीन मुतारिफ हुई हैं, उनमें डॉक्टर हबीब ज़िया, हलीमा फिरदौस, बानो सरताज, अनीस सुल्ताना, फातिमा आलिम खां, लईक सलाह, रज़िया सिद्दीकी और आबिदा महबूब हैं। डॉक्टर हबीब ज़िया जामिया उस्मानिया में शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं। उनके तंज़ीह और मज़ाहिया मज़ामीन के 2 मजमूए गोए मुश्किल और 19 बीज शायर हो चुके हैं। हबीब ज़िया के मज़ामीन में समाजी कशमकश का एहसास ज़्यादा नज़र आता है। बच्चा बाहर गया है, लाश और गोए मुश्किल हक़ायक़ पर मबनी तंज़-ओ-मिज़ाह की अच्छी मिसालें। हलीमा फिरदौस का ताल्लुक बेंगलुरु से है। उनकी हिस्से मिज़ाज लतीफ़ है। तरशे हुए मुख्तसर फ़िक्रे उनकी तहरीर की अहम ख़ुसूसियत है। उनके यहाँ तंज़-ओ-मिज़ाह इस तरह आपस में मिल जाते हैं कि इसमें फ़र्क करना मुश्किल होता है। उनका मिज़ाह हो या तंज़ ज़ेर लब तबस्सुम की कैफ़ियत पैदा करता है। हलीमा फिरदौस के मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ माशाअल्लाह हाल ही में शायर हुआ है। यहाँ मैं एक छोटा सा इक़्तिबास इनके मज़मून का दूँगी। इनके मज़मून नेम प्लेट की कुछ इबारत सुनिए। कस्बे और नेम प्लेट में बस ज़िंदगी और मौत का फासला है। कस्बे मुर्दों का तारुफ है तो नेम प्लेट जिंदों का। एक मशरिक़ की दैन है तो दूसरे मगरिब की। एक सराहने लगाई जाती है तो दूसरे घर के सीने का। आगे लिखती हैं, दानिश्वर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारा ख्याल है कि नाम की बड़ी अहमियत है, चाहे वो नाम इंसान का हो या जानवर का या इमारत का। आपने भी कई चिड़ियाघरों की सैर की होगी, लेकिन जानवरों की नेम प्लेट पढ़ने का ख्याल आपको कभी न आया होगा। मैसूर के चिड़ियाघर की सैर करते हुए जब हम शेरों के सफे के पास पहुंचे तो उनकी नेम प्लेट पढ़कर हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ पर पिंजरे में एक से एक अहम किरदार बंद हैं। कोई अशोक है, कोई सीता। हमने सोचा कि तारीखी किरदार को जिंदा रखने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है। बानो सरताज का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र से है। उनके मज़ामीन में शुरुता मिजाज के साथ तंज का तीखा अंदाज भी है। वो अपने अतनाफ की मामूली से मामूली चीज़ों का गहरी नज़र से जायज़ा लेती हैं और फिर उन्हें तंज़ मिजाज के लतीफ़ पैराए में खूबसूरती के साथ पेश करती हैं। इनका भी मैं कुछ थोड़ा सा इक़्तिबास यहाँ पढ़ दूँगी, शायद पसंद आए आपको। दीवारें उनके मज़मून का अमान है। कुछ इबारत सुनिए। ज़माने कदीम में मुल्क हिंदुस्तान की ख़वातीन ही नहीं, मर्दों में भी पर्दे का रिवाज था। खुसूसन बैरूनी हमलावरों से सब पर्दा किया जाता था। शहर के गिर्द लंबी चौड़ी दीवार बना फसील खड़ी की जाती थी। हमलावरों के शहर के अतराफ आने की इत्तला मिलते ही मर्द और जन शाह और सिपाह पर्दे में हो जाते थे और हमलावरों से बातचीत फसील के बाहर अंजाम पाती, जिसमें चुनिंदा अफराद हिस्सा लेते थे। डॉक्टर लईक सलाह का ताल्लुक हैदराबाद से है। तो बुनियादी तौर पर मौक़िफ़ है, लेकिन इंशिया निगारी में भी उन्होंने अपना खास मुकाम पैदा कर लिया है। इस पूरे जायज़े में यकीनन बहुत से ऐसे भी होंगे जिन तक मेरी रसाई न हो सकी। ऐसे हाजिर में उन लोगों का इस मकाले में तज़किरा नहीं किया गया जिनकी मकबूलियत बहैसियत नावल निगार है, मगर जिनके यहाँ तंज़ मिज़ाज की रिवायत मिलती है, जैसे रज़िया सज्जादी, बानो कुदसी और जिलानी बानो वगैरह। इस जायज़े से बहरहाल ये मालूम होता है कि ख़वातीन ने तंज़ मिज़ाज के फ़रोग़ में नुमायाँ हिस्सा लिया है और औरत जो कभी तंज़ मिज़ाज का मौजू थी, अब उसने खुद तंज़ करना सीख लिया है और जिसे निशाना बनाया गया था, अब उसने ये साबित कर दिया है कि वो भी निशाना बनाना जानती है।